नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार के रिजल्ट अब लगभग क्लियर हो गए हैं और सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अपनी सीट पर 8,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन इन सब पे बात करें, बहुत सारे बयान आए हैं, उन पर बात करें उसके पहले एक मजेदार बात। नीतीश कुमार ये चुनाव जीते जरूर हैं, लेकिन जीतने के बाद अब वो चाहें तो भी पलट नहीं सकते हैं। यह अपने आप में एक बहुत मजेदार आंकड़ा आया है कि चाहे अगर बीजेपी, तो बिना नीतीश कुमार के भी वहां पर सरकार बना सकती है। और साथ में नीतीश कुमार अगर पलटना भी चाहें, अगर पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ जाके खड़ा भी हो जाए, तेजस्वी खड़े हो जाए, कांग्रेस खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, तो भी नीतीश कुमार सरकार नहीं बना पाएंगे। यानी अब नीतीश कुमार की यह मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपके रहें। और मजेदार बात यह है कि आज जेडीयू ने एक पोस्ट किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, और उसके बाद यह पोस्ट डिलीट कर दी गई। तो सवाल बड़ा यह खड़ा हो रहा है कि क्या अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से मिलने वाला है? हालांकि मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को गुड फेथ में रखा जाएगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ताकि केंद्र सरकार को जनता दल यूनाइटेड का जो समर्थन मिलता है वो बदस्तूर जारी रहे। हालांकि खेल क्या क्या हो सकता है वो ना मैं समझ सकता हूं, ना आप समझ सकते हैं। जहां तक लोकसभा का सवाल है, तो लोकसभा में जेडीयू के जितने लोग गए हुए हैं, कहा यही जाता है कि जिस दिन अमित शाह चाहेंगे उस दिन उन सब लोगों को बीजेपी के पाले में लाकर खड़ा कर देंगे। तो अपना यह चुनाव जीतने के बावजूद नीतीश कुमार, जो एकदम अपरिहार्य हुआ करते थे कि उनके बिना सरकार बन नहीं सकती है, और वो जब चाहें बीजेपी के साथ सरकार बना ले, जब चाहें वो आरजेडी के साथ सरकार बना ले, ये वाली सुविधा उनसे छिन गई है। अब नीतीश कुमार भाजपा के साथ चिपके रहने के लिए मजबूर हैं और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे भाजपा के रहमो करम पर चले जाएंगे। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र मॉडल यहां पर अपनाया जाएगा, यानी क्या भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? बड़ा सवाल है ये, लेकिन तुरंत जल्दीबाजी में इसका उत्तर देने का कोई मतलब नहीं है। 2-3 दिन लगेगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। जहां तक आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे यह लगता है कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। 2-3 साल बाद अगर कुछ बदलाव होता है तो उसके बारे में अभी से नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह चुनाव दो पार्टियों के लिए डिजास्टर रहा है। डिजास्टर मतलब डिजास्टर। सबसे ज्यादा तो यह आरजेडी के लिए डिजास्टर रहा है। आरजेडी की स्थिति यह है कि केवल 24 सीटों पर लीड कर रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। 2 घंटे पहले तक, 1 बजे तक तेजस्वी यादव पोस्ट कर रहे थे कि अभी भी हम जीत सकते हैं, अभी परिणाम पलटेगा, फला होगा, ढिमका होगा। उनके समर्थक गालियां दे रहे थे कि लोगों ने अभी से हार मान ली, परिणाम पलट सकता है। लेकिन अभी इस समय यह स्थिति है, 4 बजे के आसपास की स्थिति यह है कि सिर्फ 24 सीटों पर लीड कर रही है राष्ट्रीय जनता दल, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटों पर लीड कर रही है। दूसरी पार्टी जिसका लगभग सुपड़ा साफ हो गया है वो है कांग्रेस, जो सिर्फ 2 सीटों पर लीड कर रही है। और इसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो अब इतना पीछे हो चुके हैं 12,643 वोट से कि अब उनके जीतने की कहीं कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर यही नतीजों में बदलता है तो इसका मतलब यह होगा कि उत्तर भारत के 2 सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों जगहों पर सिर्फ 2-2 विधायक रहेंगे कांग्रेस के, और वो भी तब अगर इन 2 विधायकों को खरीदने में अमित शाह जी और उनकी पार्टी में कोई इंटरेस्ट ना दिखाया तो। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी में ये चले भी जाएंगे तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। 2 में से 1 भी जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो 50% होगा। दल बदल कानून उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो इन चुनावों में कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद पूरी तरह से मैं कहूंगा खत्म हो गई है। जो एक्सपेरिमेंट वहां किए गए थे, राजेश राम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, अल्लावरू को भेजा गया और कृष्णा अल्लावरू को लेकर बहुत शोर मचाया गया कि संगठन को यह कर दिया है, संगठन को वो कर दिया है। अब पार्टी को सोचना पड़ेगा कि असल में संगठन और पार्टी को क्या किया गया।
उस समय जब लोग कृष्णा अल्लावरू की आलोचना कर रहे थे तो कांग्रेस के लोग उनके ऊपर टूटे पड़ रहे थे। आज कंडीशन यह है कि कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस से बड़ी पार्टी एएमआईएम बन गई है, ओवैसी की 6 सीटों पर आगे चल रही है। सीमांचल में जाकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो ओवैसी को बी टीम कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तेजस्वी वहां जाकर अतिवादी कह रहे थे और सब मिलाजुला कर हुआ यह कि सीमांचल से ये साफ हो गए और सीमांचल में एक बार फिर से ओवैसी ने यह साबित कर दिया कि उनको वोट मिलता है, लोग उनके साथ खड़े हैं। अब ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है बुरा है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि जो कुछ इन लोगों ने किया ओवैसी तो आना चाह रहे थे और 5 सीट मांग रहे थे, अब 6 सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर यह सोचेंगे कि उस समय जो अहंकार था वो सही रहा कि नहीं रहा। यह अहंकार बहुत जगह दिखा, तब भी दिखा जब तेजस्वी यादव ने जेएमएम को चुनाव में एक भी सीट देने से मना कर दिया। उस झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिसने 6 सीटें दी थी और 1 सीट पर सिर्फ जीत पाई थी राष्ट्रीय जनता दल, उनको मंत्री बनाया था, उस जेएमएम को एक भी सीट नहीं दिया आरजेडी ने। कहा जाता है कि राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बात करके उनको मनाया कि जेएमएम बिहार में चुनाव न लड़े, लेकिन जो चोट उनको पहुंची है, जो धोखा मिला है, वो तो याद रहेगा और उसका आगे भी आरजेडी को नुकसान होगा। बहुत सारी बातें की जा रही हैं, खास तौर पे चुनाव आयोग को लेकर बातें की जा रही हैं। देखिए, चुनाव आयोग को लेकर मैं बिल्कुल क्लियर हूं, 100% मैं क्लियर हूं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम करता है। जिस दिन चुनाव आयुक्त के चुनाव के पूरे प्रोसीजर से मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया गया, सीजेआई को निकाल दिया गया और उसकी जगह पर प्रधानमंत्री और एक और मंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग हो सकते हैं, ऐसा नियम बना दिया गया, उसी दिन तय हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि चुनाव आयुक्त कौन होगा और जो चुनाव आयुक्त होगा वो ऐसा होगा जो भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा। अगर पवन खेड़ा या दिग्विजय सिंह या मनोज झा या भूपेश बघेल, ये सारे लोग अगर ये बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के पक्ष में काम किया, एसआईआर में बहुत सारे लोगों के वोट काट दिए गए वगैरह वगैरह, हम लोग भी ये बातें लगातार कर रहे हैं, तो ये सही है, इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल दूसरे हैं कि इन सब के बावजूद आपने चुनाव तो लड़ा, यानी उन्हीं शर्तों पर आपने चुनाव लड़ा। बड़ा स्टैंड तो यह होता कि आप मना कर देते कि भाई सब घपला है, हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, तो जनता के बीच में एक संदेश जाता, ये एक बड़ा मुद्दा बनता, सरकार तो ऐसे भी बनी है वैसे भी उनकी बन जाती। बांग्लादेश में यही हुआ था, विपक्ष ने पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार कर दिया और उसके बाद जनता सड़क पे आई और प्रधानमंत्री महोदय को, जो वहां की महोदया थी प्रधानमंत्री, उनको भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। यहां भी जनता खड़े होकर सवाल पूछ सकती थी अगर आप चुनाव से बाहर चले गए होते, लेकिन आपकी कंडीशन तो यह थी कि आपने चुनाव लड़ा भी और ऐसे लड़ा जैसे आपको बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए था। पर्चा वापसी के दिन तक आपके कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए, पर्चा वापसी के दिन तक पता ही नहीं था कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। आरजेडी अपनी लिस्ट जारी कर रही है, कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर रही है, मुकेश सहनी अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं, मान मनौवल हो रहा है, और यह सब कब हो रहा है? जब चुनाव सर पे है। जो चीजें 15 दिन 1 महीने पहले निपटा लेनी चाहिए थी, वो चीजें लगातार चल रही हैं। इससे जनता के बीच में क्या संदेश जाता है बताने की जरूरत नहीं है। अगर देखें, अगर तेजस्वी ये सीट हार जाते हैं तो यह पहली बार होगा कि लालू यादव के परिवार का कोई भी व्यक्ति विधानसभा में नहीं होगा, क्योंकि उनके बड़े भैया तेज प्रताप यादव का हारना तो लगभग तय हो चुका है, वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। और ये भी हमारे तेजस्वी यादव भी जो 8,500 वोट से पीछे चल रहे हैं 15 राउंड के बाद, आधा बचा है, आधा हो गया है, इसको कवर करना इतना आसान नहीं होगा। और राघोपुर से अगर ये हो रहा है, जो उनकी पारिवारिक सीट रही है, तो इसका बहुत सीधा मतलब है कि उनके पारंपरिक जो वोटर्स हैं, ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, उन्होंने भी उनको वोट नहीं दिया है। और कई सीटों के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि यादवों ने भी उनको वोट नहीं दिया है। लालू यादव के समय की माई की राजनीति करते चले जा रहे हैं तेजस्वी यादव। ना अपने सोशल बेस को बढ़ाने का मामला है, ना कुछ और मामला है। और अब यह लग रहा है कि माई में से भी एक हिस्सा, देखिए मैं कई बार कह चुका हूं कि जो मुस्लिम वोट्स हैं वहां पर उनका एक हिस्सा जेडीयू को पड़ता है। आप जरा नाम देख लीजिए, जो नेता आरजेडी में हैं मुस्लिम और जो नेता जेडीयू में है, जेडीयू में ज्यादा बेहतर नेता हैं। कांग्रेस के पास तो अब कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा बचा नहीं है।
जेडीयू में अच्छे खासे मुस्लिम नेता हैं जिनको अच्छा खासा वोट मिलता है। तो आपके मुस्लिम मतदाता भी खिसक रहे हैं, बाकियों को ओवैसी को गाली देकर आपने नाराज कर दिया। यादव मतदाता भी खिसक रहे हैं, तो आपका वोट परसेंटेज भले दिखाई दे कि बना हुआ है, लेकिन सीटें कम होनी ही हैं। गठबंधन आपका जिस तरह से काम कर रहा था, बहुत साफ दिखाई दे रहा था कि कोई प्लान्ड प्रचार नहीं हो रहा था। मुद्दा आप नहीं बना पाए। आपने कहा हर घर में नौकरी देंगे, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भरोसा किसी को नहीं था। और फिर जब 10,000 रुपया हाथ में आ रहा है तो आदमी को सबसे पहले वो दिखाई देगा। आप नौकरी और बाकी सारी चीजों को जिस तरह से मुद्दा बना सकते थे, इस तरह का बयान देने के बाद वो मुद्दा बना नहीं। कांग्रेस के साथ भी यही था कि कोई मुद्दा समझ में नहीं आया। राहुल गांधी आए, वोट चोरी की बात की, बढ़िया यात्रा निकाली, अच्छा रिस्पांस मिला और उसके बाद गायब हो गए, विदेश चले गए। और उसके बाद चुनाव के पहले आए भी तो कोई बयान तक नहीं, खामोश बैठे रहे कई दिन और फिर सीधे जाकर चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने भी कोई ज्यादा रैलियां वहां पर नहीं की हैं। सीमांचल पर सारा जोर था, वहां आजम खान भी जा रहे थे, वहां इमरान प्रतापगढ़ी भी जा रहे थे, वहां इकरा हसन भी जा रही थी और सीमांचल में क्या हाल हुआ वो आपने देख लिया। तो बहुत साफ दिखाई देता है, जिसको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया राजेश राम, उनकी स्थिति यह है कि कुटुंबा की जो सीट है उसमें 17 राउंड की गिनती हो चुकी है, केवल 25 राउंड है, यानी आधे से ज्यादा गिनती हो चुकी है और 12,643 वोट से पीछे हैं, यानी हार तय है। तो आप सोच के देखिए कि क्या राजनीति हो रही है। आप गठबंधन बनाते हैं और गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तमाशा लगातार चलता रहता है, जनता सब देखती है। आपके प्रवक्ता, खासतौर पर आरजेडी के कुछ प्रवक्ता, टीवी चैनलों पर बैठकर जिस भाषा में बात करते हैं, जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं कुछ जातियों का और बाकी सारा कुछ करते हैं, वो वोट दूर करता है। और होता यह है, कांग्रेस के साथ कम से कम यह होता है कि आरजेडी के ज्यादातर वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं और जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, जो पुराने वोटर्स हैं, उनको लगता है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब आरजेडी को वोट देना है, तो वो वोट देते नहीं है। एक मजेदार शख्सियत रहे इस चुनाव में पीके, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मजेदार बात यह कि चुनाव के 1 महीना पहले तक जो सबसे ज्यादा एक्टिव थे, चुनाव में लगभग गायब हो गए। उनके कैंडिडेट जाकर बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। और मैंने बहुत पहले और बहुत बार कहा है कि पीके दरअसल बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे थे, तो आज पीके भी बहुत खुश होंगे। बीजेपी को जिताने का काम उन्होंने कायदे से कर दिया। मायावती जी भी गई थी और सारी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और अच्छी बात यह है कि एक सीट पर वो आगे चल रही हैं। पिछली बार कम्युनिस्ट पार्टियों को अच्छी सफलता मिली थी, जिसके बाद बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। इस बार ऐसा लगता है कि सीपीआई एमएल और सीपीएम दोनों केवल एक एक सीटों पर लीड कर रहे हैं। अगर ये एक सीट बनी रहती है तो ठीक, वरना वो भी 0 पर पहुंच सकते हैं। ये गठबंधन की कुल मिलाकर हालत है, जिसको उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, वो एक भी सीट जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि जिसको आपने मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर उप मुख्यमंत्री घोषित किया, वो एक भी सीट जीतते नजर नहीं आ रहे हैं। और आप अहंकार देखिए, कल का एक वीडियो था वायरल, आपने देखा होगा, तेजस्वी के एक बड़े करीबी नेता हैं, वो बता रहे थे कि एकदम फिक्स हो गया है, शपथ ग्रहण होगा, देखना है उसमें किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। अब मीडिया उनके पास पहुंचेगा तो वो क्या जवाब देंगे, मुझे नहीं पता है। तो 3 बातें करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात, चुनाव आयोग और चुनाव में गड़बड़ी को लेकर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। या तो आप इन गड़बड़ियों के बाद चुनाव में जाइए मत, और या फिर जाइए तो कम से कम ढंग से लड़िए। दूसरी बात, गठबंधन में दिल बड़ा करना पड़ेगा दोनों तरफ से। केवल कांग्रेस को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। आरजेडी ने दिल बड़ा नहीं किया। एक ही एग्जांपल दे दूं, पप्पू यादव बेचारे तेजस्वी की लगातार तारीफ करते रहे, लेकिन तेजस्वी जी के मुंह से पप्पू यादव के बारे में एक शब्द नहीं निकला, जबकि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। ऐसे ही सीट बंटवारे में भी हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चे का मैंने एग्जांपल दिया। और तीसरी और आखिरी बात कि हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो गठबंधन को जिता रहे थे और हर बार जिताते हैं, उनसे एक प्रार्थना है कि आप गोदी मीडिया के तरह मत बनिए। जैसे गोदी मीडिया का काम है भाजपा को जिताना, आप कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी मत लीजिए। आप सच बताइए ताकि कांग्रेस तक सच्चाई पहुंच सके। आप बताइए कि जमीन पर जितने भी पत्रकार थे बिहार में, सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार से कोई गुस्सा नहीं है। आप बताइए कि कांग्रेस में जितना तमाशा चल रहा है वो तमाशा बन के रह जा रहा है, आयोजन बन के रह जा रहा है। असल में संगठन को मजबूत करने पर कहीं कोई जोर नहीं है।
आप बताइए कि युवा कांग्रेस में जब से चुनाव वाला मामला आया है तब से गुटबाजी जबरदस्त बढ़ गई है। आप पूछिए कि ऐसा क्या था कि राजस्थान में तो आपने वो सीट जीत ली जिस पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन बिहार में आपका ये हाल हो गया। आप बताइए तेजस्वी जी को कि आपका सामाजिक आधार लगातार सिमटता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले कई चुनाव में आपके लिए जीत जो है वो मृगमरीचिका बनी रहेगी, सपना बना रहेगा। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो जनता आपको भी वैसे ही अविश्वसनीय मानने लगेगी जैसे गोदी मीडिया को मानने लगी है। मेरा काम है कहना, अब कोई सुने तो अच्छी बात, ना सुने तो अच्छी बात। आप सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।